नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ पर आधारित है। चूंकि यह विषय बहुत बड़ा है, विस्तृत है, अतः इसको हम भाग 1 और भाग 2 भागों में बनाएंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ भाग 1। 15वीं सदी के उत्तरार्ध और 16वीं सदी के पूर्वार्ध से यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। इस काल अवधि के बाद यूरोप में महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटनाएं हुई। मध्य युग में यूरोप में जीवन का मूल आधार था धर्म का प्रभुत्व और अपरिवर्तनशीलता, पर आधुनिक युग में जीवन का मूल तंत्र हो गया स्पंदन, चैतन्यता, विकास और निरंतर प्रगति। हम बात करेंगे कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य सन 1453 ईस्वी। पूर्वी यूरोप ने कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल 15वीं सदी में व्यापार का एक बड़ा महत्वपूर्ण उस समय वह केंद्र था। पूर्वी देशों की अनेक वस्तुएं यहां से यूरोप के देशों को भेजी जाती थी। सन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाने से यहाँ के व्यापार को गहरा आघात लगा और यहाँ बसे अनेक यूनानी साहित्यकार, विद्वान, शिल्पी और कलाकार पलायन करके इटली में शरण के लिए चले गए। इनके आगमन और सहयोग से पश्चिमी यूरोप के देशों में, विशेषकर इटली में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप समस्त यूरोप में नवीन स्पंदन, अनुप्राणिक शक्ति और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां फैली। यूरोप में नवीन भौगोलिक खोजें, नवनिर्माण, जनजागरण, धर्म सुधार, राजनीतिक उत्थान तथा अनेकानेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसलिए यूरोप के इतिहास में सन 1453 को युगांतकारी सीमा चिन्ह मानते हैं। हम बात कर रहे हैं यूरोप में अर्वाचीन युग की विशेषताएं क्या थी। यूरोप का मध्यकालीन युग अंधकार, अज्ञान तथा अंधविश्वासों का काल था। 13वीं शताब्दी में यूरोप ने करवट बदली और 14वीं शताब्दी में यूरोपीय नवयुग का संचार प्रारंभ हो गया। 15वीं शताब्दी में यूरोप में कई परिवर्तन हुए। परिवर्तन की प्रक्रिया यूरोप में गतिशील बन गई। मध्ययुगीन परंपराओं को त्याग कर यूरोप में आधुनिकता की ओर वह भी अग्रसर होने लगा। यूरोप में जो आधुनिक युग प्रारंभ हुआ, उसकी अगर हम प्रमुख विशेषताएं देखें तो वह इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहली जो विशेषता है वह नवीन भौगोलिक खोजें हैं। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से काले सागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक समुद्री मार्ग यूरोप के व्यापारियों के लिए असुरक्षित होकर लगभग बंद हो गए थे। इससे 15वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड, हॉलैंड और विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल वालों ने अपने नाविकों को भेजकर नवीन समुद्री मार्गों का पता लगाया। अगस्त 1492 में कोलंबस स्पेन की सहायता से अटलांटिक समुद्र पार कर अमेरिका के पास वेस्ट इंडीज द्वीप पर 12 अक्टूबर 1492 को पहुंचा। सन 1500 में एक अन्य इटालियन, अमेरिगो वेस्पुसी ने दक्षिण अमेरिका में ब्राजील तक यात्रा भी की और उसी के नाम से नवीन प्रदेश अमेरिका कहलाया। सन 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका होता हुए भारत में कालीकट पहुंचा। सन 1519-20 में मेजलिन ने समस्त विश्व की परिक्रमा समुद्री मार्ग से की। सन 1497-98 में इंग्लैंड का जॉन कैबट उत्तरी अमेरिका पहुंचा। इन नवीन देशों की खोजों से यूरोप में अनेक व्यापारी इन देशों में पहुंचे थे। हम बात करेंगे अगली विशेषता पर, उपनिवेशों का प्रारंभ। नवीन समुद्री मार्गों की खोजों के कारण यूरोप के विभिन्न देशों के लोगों ने व्यापार के लिए वहां जाकर अपने अपने उपनिवेश बसा लिए थे। इससे औपनिवेशिक साम्राज्यों का प्रारंभ हुआ। अमेरिका का समस्त व्यापार और उपनिवेश स्पेन के हाथ में आ गया था।
अफ्रीका से लेकर सुदूर पूर्व के द्वीपों का व्यापार और उपनिवेश पुर्तगालियों के हाथों में आ गया। शीघ्र ही हॉलैंड, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देश भी अमेरिका तथा अन्य पूर्वी देशों को पहुंचे। इनका लक्ष्य व्यापार करने के अतिरिक्त वहां ईसाई धर्म का प्रचार करना और अपनी सत्ता स्थापित करना भी था। औपनिवेशिक साम्राज्य के लिए प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगाल के बीच भयंकर संघर्ष और युद्ध भी हुए। कालांतर में 18वीं सदी में यूरोप के विभिन्न राज्यों के बीच औपनिवेशिक साम्राज्यों के लिए निरंतर युद्ध हुए। राजनीतिक विशेषताएं अगर हम देखें तो आधुनिक युग के प्रारंभ होने पर यूरोप में कुछ विशिष्ट राजनीतिक परिवर्तन भी हुए थे, जिनको हम समझ सकते हैं। सबसे पहला, सामंतवाद का पतन। यूरोप में मध्य युग की एक प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद की प्रधानता और कृषकों का शोषण और दयनीयता। अर्वाचीन युग में इन दोनों का अंत हो गया। राजा की बढ़ती हुई सत्ता और सैनिक शक्ति ने बंदूकों, तोपों और गोला बारूद के उपयोग ने नवीन नगरों का विकास किया और वहां फलते फूलते मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग ने सामंतवाद को समाप्त कर दिया। दूसरी विशेषता है सुदृढ़ राजतंत्र। सर्वसाधारण ने यह अनुभव कर लिया कि शक्तिशाली राजा ही देश में शांति स्थापित कर सकते हैं। वाणिज्य व्यापार शांति के वातावरण में फलते फूलते हैं और शक्तिवान सर्वसंपन्न शासक साहित्य, कला और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का पोषक होता है। इसलिए यूरोप के विभिन्न देशों में सुदृढ़ और स्वतंत्र एकात्मक राजतंत्र की स्थापना हुई। निरंकुश शक्तिशाली राज्य स्थापित हो गए। सामंतवाद के पतन ने मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग के सहयोग और समर्थन ने जनता में व्याप्त देशभक्ति और राजभक्ति की भावना ने, राजा की स्थायी सेनाओं ने, चर्च की आंतरिक और बाह्य दुर्बलताओं ने, आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना ने शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना में अपना अपूर्व सहयोग दिया। तीसरा, राजवंशीय संघर्ष और शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इटली के एक प्रसिद्ध विद्वान मैकियावेली ने अपने ग्रंथ प्रिंस में एक अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा निरंकुश एकात्मक राजतंत्र का सर्वाधिक समर्थन किया। इस विचारधारा ने यूरोप में शक्तिशाली एकात्मक निरंकुश राजसत्ता की स्थापना में बड़ा योगदान दिया। इससे अनेक नवीन राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों की राज्य विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के कारण यूरोप की राजनीति में राजवंशी और अंतरराज्यीय संघर्ष का युग प्रारंभ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कालांतर में राजनीति में शक्ति संतुलन के सिद्धांत का प्रचलन भी हुआ। इसके बाद अगली विशेषता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिगत मानसिक स्वतंत्रता की भावना ने नवीन युग की नींव डाली। व्यापारिक क्रांति ने, दूर देशों के संपर्क ने और पारस्परिक विचार विनिमय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हवा बहाई, जिससे चर्च और शासन के बंधन ढीले हो गए। अब वर्ग और श्रेणी का महत्व न रहकर उस व्यक्ति के मान और का जो मान था और महत्व था वह और अधिक बढ़ गया, जो अपनी विद्वता, बुद्धि, विवेक और कुशलता से कुछ कर सके और अपने व्यक्तित्व की धार जमा सके। वर्ग और समाज के बंधनों को तोड़कर निपुण व्यक्ति संघर्ष कर अपनी समस्याओं का हल निकालकर स्वयं प्रगति कर सकता है। यह व्यक्तिवाद का गंभीर आंदोलन अर्वाचीन युग की एक प्रमुख विशेषता थी। व्यक्तिवादी सिद्धांतों एवं स्वतंत्र चिंतन की मनोवृत्ति का विकास आधुनिक युग का एक प्रमुख लक्षण था। व्यक्ति ईसाई चर्च, राजा की निरंकुशता और पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करता रहा। यूरोप के इतिहास का एक प्रमुख अंग व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की लड़ाई और उसके विकास का इतिहास भी है। पांचवा, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की भावना। यूरोप के विभिन्न देशों के लोग अपने अपने देश से, अपनी भाषा और भूमि से प्रेम करने लगे। राष्ट्रीयता की यह लहर फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड आदि देशों में भी फैल गई। सभी अपने देश को एक राष्ट्र मानकर उसे संगठित और शक्तिशाली बनाना चाहते थे। शीघ्र ही राष्ट्रीयता पर आधारित राज्यों की नींव पड़ी और कालांतर में ये राज्य ईसाई चर्च और पोप के बंधनों से
मुक्त हो गए। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे राष्ट्रों ने ईसाई धर्म के प्रमुख पोप के अधिकारों पर अंकुश लगाए थे। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक विशेषताओं पर। मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था की विशेषता थी सामंतों की प्रधानता और कृषकों व दासों की करुणाजनक दयनीयता। उनमें परिवर्तन हुए। पहली सामाजिक विशेषता है सामाजिक संगठन में परिवर्तन। मध्ययुगीन सामंतवादी व्यवस्था में समाज मुख्यतः दो भागों में विभक्त था, अधिकारों और सत्ता से युक्त राजा और सामंत तथा अधिकारों से वंचित कृषक और दास। ऊपर जैसा कि वर्णन किया गया है, तो सामंतवाद का उन्हीं कारणों से पतन हुआ और आधुनिक यूरोप में सामाजिक संगठन में आमूल परिवर्तन भी हुए। पूंजीवादी कृषि प्रारंभ हुई और अर्धदास कृषक सामंतों के नियंत्रण से मुक्त हो गए। समाज में नवीन वर्गों का, विशेषकर शिक्षित मध्यम वर्ग और धन संपन्न पूंजीवादी वर्ग का उदय हुआ और अब समाज मुख्यतः दो नवीन भागों में विभक्त हो गया, धन संपन्न लोग और दरिद्र व निर्धन लोग। दूसरी सामाजिक विशेषता देखें अगर हम, तो नवीन धन संपन्न और साधन संपन्न नगरों का निर्माण और विकास। आधुनिक युग में विशाल पैमाने पर व्यापक वाणिज्य उद्योग धंधे और आयात निर्यात के परिणाम स्वरूप यूरोप में कई प्रभावशाली धन संपन्न नगरों का निर्माण और विकास हुआ था। शक्तिशाली राजतंत्र के विकास और साधन संपन्न नगरों की प्रगति से समाज में प्रभावशाली शिक्षित मध्यम वर्ग और महत्वपूर्ण धन संपन्न व्यापारी और उद्योगपतियों के वर्ग का उदय और विकास हुआ। यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में मध्यम वर्ग का प्रभाव और महत्व निरंतर बढ़ने लगा। यूरोप में नए नगर वाणिज्य व्यापार के ही नहीं अपितु साहित्य, कला और शिक्षा के भी प्रमुख केंद्र बन गए। इसके बाद हम बात करेंगे सांस्कृतिक विशेषताओं पर। तो आधुनिक युग के प्रारंभ में बौद्धिक जागृति और सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा। सांस्कृतिक पुनरुत्थान से अभिप्राय है प्राचीन साहित्य, विद्या, कला कौशल और संस्कृति का पुनः अध्ययन और उद्धार, जिसमें सबसे पहली विशेषता है सांस्कृतिक जागृति और पुनरुत्थान। आधुनिक युग के प्रारंभ में सांस्कृतिक जागृति और पुनरुत्थान की धारा अधिक गतिशील हो गई। पुनरुत्थान का युग वस्तुतः बहुमुखी प्रतिभा के विकास का युग माना जाता था। इसमें मनुष्य के चिंतन और मनन की शक्ति, प्रयोग, बुद्धि, विचार स्वातंत्र्य, स्फूर्ति, स्पंदन और अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से उद्वेलित और विकसित हुई। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अंतर्गत प्राचीन यूनानी तथा रोमन साहित्य और कलाओं का अध्ययन हुआ। यूनानी और रोमन कलाओं का पुनर्सृजन हुआ। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगत आलोचनाओं का प्रारंभ हुआ और प्राकृतिक विज्ञान का विकास भी हुआ। बौद्धिक उत्सुकता और आलोचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। इसमें मध्य युग की आस्थाओं, निष्ठाओं और अंधविश्वास के प्रति संदेह और विरोध की भावनाएं भी बढ़ी। फलतः व्यक्तिवादी विचारों और स्वतंत्रता की भावना पल्लवित हुई। नवीन विधाओं और मानववादी साहित्य के प्रचार से लोगों में सांसारिकता के प्रति नवीन रुचि उत्पन्न हुई और आध्यात्मिकता की ओर उदासीनता बढ़ी। वैज्ञानिक अध्ययन और आलोचनाओं से धर्म सुधार का मार्ग प्रशस्त हो गया। समाज और सभ्यता का आधुनिकीकरण हो गया। दूसरी विशेषता है राष्ट्रभाषा की उत्पत्ति और राष्ट्रीय लौकिक साहित्य का विकास। मध्य युग में लैटिन भाषा के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। वह युग के विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों और लेखकों की भाषा मानी जाती थी, परंतु आधुनिक युग के प्रारंभ में इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में उनकी मातृभाषा में, लोक भाषा में लिखने पढ़ने की भावना बलवती हो गई थी। इटली में वहां की मातृभाषा के श्रेष्ठ कवि और लेखक जो थे उसमें दांते, पेट्रार्की, बोccaccio आदि थे। इंग्लैंड में चासर ने अंग्रेजी साहित्य को समृद्ध किया था, वह अंग्रेजी साहित्य का निर्माता भी था। फ्रांस में फ्राइसर्ट ने और कवि विलो ने फ्रांसीसी भाषा को भी समृद्ध किया। राष्ट्रभाषा का प्रेम इन सब देशों में राष्ट्र प्रेम का एक अंग बन गया।
आधुनिक युग में सर्वसाधारण जनता ने क्लिष्ट व जटिल लैटिन भाषा का परित्याग कर अपनी मातृभाषाओं में रचित बोधगम्य और सरल रचनाओं व साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया। इसके बाद हम बात करेंगे नवीन कला कौशल का सृजन। तो नवीन राष्ट्रीय साहित्य के सृजन के साथ साथ कला कौशल के नवीन स्वरूप का भी निर्माण हुआ था। यूनानी कला का पुनः अध्ययन और सृजन हुआ। इनका प्रारंभ इटली के नगरों से हुआ। अब केवल धार्मिक इमारतों और गिरजाघरों में ही नहीं, अपितु हर प्रकार के भवनों में नवीन गृह निर्माण कला का प्रयोग किया जाने लगा। इस नवीन कला का प्रवर्तक इटली में फ्लोरेंस वासी फिलिप बुनचेली लगभग सन 1377 से 1446 के बीच था। उसने भवन निर्माण में नवीन कला शैली प्रारंभ की थी। गृह निर्माण कला का दूसरा निपुण विद्वान मैकिलोंजिलो था और उसके द्वारा मूर्ति कला को भी अत्यधिक प्रोत्साहन मिला था। वह भवन निर्माण कला, मूर्ति कला और चित्रकला में निपुण था। इससे भी अधिक प्रसिद्ध लियोनार्डो दा विंची था। वह चित्रकार, मूर्तिकार और यंत्रकार भी था। नवीन युग की चित्रकला रेफेल ने प्रगति के श्रेष्ठतम शिखर तक उसको पहुंचा दिया था। 15वीं सदी के अंत तक यूरोप में इटली कला और साहित्य का अग्रणी देश बन चुका था। परंतु कालांतर में यूरोप के अन्य देशों ने, विशेष रूप से अगर हम देखें तो फ्रांस ने विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की थी। इसके बाद हम बात करेंगे अगली विशेषता के रूप में मुद्रण कला पर। छापे खाने के आविष्कार ने आधुनिक यूरोप के इतिहास पर अपना गहरा प्रभाव डाला। छापे खाने की मशीन का आविष्कार जर्मनी में मेंजनगर में गुटेनबर्ग ने किया था और सन 1454 में उसने प्रथम बार लैटिन भाषा में बाइबल को छापा। इसी बीच फ्लेक्स से कागज भी बनाना प्रारंभ हो गया। छापे खाने की सहायता से ज्ञान की व्यापक वृद्धि हुई। प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य का अध्ययन भी होने लगा और छपे हुए पत्रों और पुस्तकों से नवीन विचार सरलता से प्रसारित किए जा सकते थे। मुद्रण कला ने ज्ञान के विकास से यूरोप की विचार प्रणाली और चिंतन मनन ही परिवर्तित कर दिया था। यूरोप की धार्मिक क्रांति में मुद्रण कला ने, अगर हम देखें तो, अपना अपूर्व योगदान दिया था। मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ कैसे हुआ, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने किस प्रकार आक्रमण किया, आधुनिक युग की क्या विशेषताएं थी, यह आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चूंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि चूंकि यह विषय विस्तृत है, अतः आधुनिक युग की कुछ विशेषताएं अभी और बताना है जो अगले भाग के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।